संस्कृत भाषा और साहित्य के विषय में अध्ययन करते समय व्याकरण का महत्व आप सभी जानते ही हैं। व्याकरणम मुखम स्मृति, और उसमें भी संधि, समास, कारक इत्यादि आते हैं जो वाक्य के अर्थ को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पदों के अर्थ समझने में जो विधियां, जो नियम व्याकरण के महत्वपूर्ण होते हैं वो तो होते ही हैं। समास के विषय में जानना आवश्यक होता है, तभी किसी भी संस्कृत के साहित्य या किसी भी शास्त्र के विषय में सम्यक रूप से उसका अधिगम किया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में समास क्या है इसके विषय में हमें समझना चाहिए। उसके क्या क्या भेद हो सकते हैं, कौन से भेद बताए गए हैं, और क्योंकि वृत्ति है जिसको कि आप समझेंगे आगे, तो जो 5 वृत्तियां हैं व्याकरण शास्त्र में, उनमें से समास आता है, उसके बारे में भी जान सकते हैं। वृत्ति के स्वरूप पर चर्चा कर सकते हैं। विग्रह वाक्य क्या होता है इसको समझ सकते हैं। लौकिक विग्रह क्या होता है इसको देख सकते हैं। अलौकिक विग्रह क्या होता है इसको देख सकते हैं। और विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त, कोई विशेष उसका नाम नहीं दिया गया है, केवल समास, उसको जान सकते हैं। अव्ययी भाव के विषय में जान सकते हैं। समास प्रकरण का अध्ययन आपको करना है लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से। और इसमें समास क्या है, समास के भेद क्या हैं, उनकी संज्ञाएं क्या हैं, और उनके प्रति कौन कौन से सूत्र हैं, इन सब के विषय में हमें एक बार देखना चाहिए। समास समसनम समासः, ऐसी परिभाषा लघु सिद्धांत कौमुदी में दी गई है। सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे धातु से जब भाव में घई प्रत्यय करते हैं, घई का आ रहता है, और फिर क्या होता है, घई के यित्व के कारण अत उपधाया से उपदा की वृद्धि करने पर समास शब्द की सिद्धि होती है, निष्पन्न होता है। अब कह सकते हैं कि संक्षेप, संक्षिप्तीकरण या मिलाने को समास कहते हैं। व्याकरण में यह शब्द योग रूढ़ या पारिभाषिक माना गया है। इसका विशिष्ट अर्थ है, पारिभाषिक विशिष्ट इसकी परिभाषा है। जब व्याकरण में समास कहेंगे तो इसकी एक विशिष्ट परिभाषा है। समास शब्द का प्रयोग हिंदी में और अन्य जगहों पर होता रहता है कि हमारी सामासिक संस्कृति है इत्यादि, लेकिन जब संस्कृत व्याकरण में है तो इसका एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ है। इसलिए संक्षेप को, यद्यपि यह संक्षेप और संक्षिप्तीकरण या मिलाने को, सम्यक रूप से मिलाने को समास कहते हैं, तथापि प्रत्येक जो संक्षेप है उसको समास नहीं कहते। व्याकरण में किसको समास कह सकते हैं? कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यहाँ व्याकरण में इसकी परिभाषा इस तरीके से, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब क्या होता है कि जब समास हो जाता है तो समास हो जाने पर उन समस्यमान पद की, जिनका समास किया जा रहा है, प्रायः अपनी अपनी जो विभक्तियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, अर्थ बना रहता है। ये ध्यान दीजिए, उनकी विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं लेकिन उनका अर्थ बना रहता है। पुनः नए सिरे से समास होने पर जो आपको मिलता है उसको एक शब्द या प्रातिपदिक मानकर नई विभक्ति आती है, और इस प्रकार से तब वह एक नया पद बन जाता है।
स्वर प्रक्रिया में तब उसे एक पद समझकर ही स्वर लगाया जाता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, गंगायाः जलम। यहाँ दो पद हैं, एक है गंगायाः और दूसरा है जलम। इन दो पदों का जब समास होता है तो जो उससे मिलता है गंगा जल और फिर गंगा जलम, यह पद बनता है विभक्ति लग करके उसमें। अब यहाँ गंगाया तथा जलम, इन दो पदों के मिलने से गंगा जलम यह एक पद बन गया है। ऐसे ही कृष्णं श्रितः से कृष्णश्रितः बन जाता है एक पद। कृष्णम अलग पद है, श्रितः अलग पद है, दोनों का समास हुआ, कृष्णश्रितः, ये भिन्न पद, एक पद बन गया। हरिणा त्रातः, हरिणा भिन्न पद है, त्रातः भिन्न पद है, इस दोनों का समास हुआ तो हरित्रातः, या भिन्न पद बना और यह एक पद है, इन दोनों पदों से अलग एक पद। इसी प्रकार चोराद भयम, चोराद एक पद है, भयम अन्य पद है, और इन दोनों का समास होने पर चोर भयम यह पद बनता है, समस्त पद है ये। तो इत्यादि स्थलों में समास कैसे होता है यह आप जान सकते हैं। समास को आप 5 प्रकार में समझ सकते हैं। तो एक ऐसा समास है, केवल समास इसको कहते हैं। प्रथमः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। किसी भी विशिष्ट संज्ञा से मुक्त जो समास होता है वह केवल समास कहा जाता है, और यह पहले प्रकार का समास। जब समास तो किया जाता है परंतु उस समास की शास्त्र में अव्ययी भाव तत्पुरुष आदि ये जो विशेष संज्ञाएं हैं, इनकी तरह कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई होती, इनकी तरह कोई विशेष नामाभिधान उसका नहीं किया गया होता, तो उसे केवल समास ही कहा जाता है। यह समास सह सुपा सूत्र से, आगे देखेंगे आप, या इसके योग विभाग द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे पूर्वम भूतः, भूतपूर्व, यहां सह सुपा से, इस सूत्र से, सह सुपा सूत्र से समास तो हुआ है परंतु उसका कोई विशेष नाम नहीं रखा गया, अतः यह केवल समास ही कहा जाएगा। इसी समास को प्राचीन परंपरा में सुप सुपा समास नाम से जाना जाता है। यह नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें एक सुबंत दूसरे सुबंत के साथ विशेष नाम के बिना समास को प्राप्त होता है। इस समास के बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जैसे है वाग अर्थाविव इत्यादि हैं, जो आगे अभी स्पष्ट कर देंगे। दूसरा है अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः द्वितीयः। प्रायः जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान होता है ऐसा अव्ययी भाव नामक दूसरा प्रकार होता है समास। यहाँ जो अव्ययी भाव है वह एक अन्वर्थ संज्ञा है। अन्वर्थ अर्थात अर्थ के अनुसार, अर्थानुसारी संज्ञा है, अर्थ के अनुसार की गई संज्ञा है। इस समास में प्रायः पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद अनव्यय होता है, परंतु जब समास होता है तो समास होने पर जो समस्त पद है वह अव्यय बन जाता है। क्या होता है? प्रायः पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद अनव्यय होता है, परंतु जब दोनों का समास होता है तो जो समस्त पद प्राप्त होता है वह अव्यय बन जाता है। अनव्ययम अव्ययम भवति अव्ययी भावः। अव्ययी भाव समास में जैसा कि बताया गया पूर्व पदार्थ प्रधानः, अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। कैसे होती है? यथा
हरौ इति अधिहरि, अर्थात हरि में हरौ, ये सप्तम्यंत प्रयोग है। अब यहाँ अधि जो है, अधिहरि में यह पूर्व पद है जो अधिकरण का द्योतक है। आधारोधिकरणम, अतः अधि यह पूर्व पद है जो अधिकरण का द्योतक है, अतः अधिहरि इस समस्त में भी अधिकरण की प्रधानता है, पूर्व पदार्थ प्रधानता। इसी प्रकार कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति इत्यादि इसके उदाहरण बनते हैं अव्ययी भाव समास के। यहाँ अब जो आपने देखा कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव द्वितीय में प्रायेण ये पद आया है, तो इस अव्ययी भाव की परिभाषा में प्रायेण ऐसा कहा गया है जिससे यह प्रतीत होता है, ज्ञात होता है कि कहीं कहीं पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं रहती। पूर्व पदार्थ की प्रधानता जो है आप समझ गए ना, पूर्व पदार्थ की प्रधानता कैसे हुई। हरौ इति अधिहरि, हरौ यानी हरि अधिकरण, यहाँ हरि में, तो अधि का अर्थ अधिकरण अर्थ है, यहाँ पर अधिकरण अर्थ का द्योतक होता है, इसलिए चूंकि अधिकरण अर्थ का द्योतक है इसलिए इसी की प्रधानता है। यहाँ सामीप्य की प्रधानता है उपकृष्ण में, उप से जो अर्थगत हो रहा है उसकी प्रधानता है। तो अव्ययी भाव की परिभाषा में प्रायेण ऐसा कहे जाने के कारण कहीं कहीं पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं रहती। तथापि अव्ययी भाव समास अधिकार के अंतर्गत होने के कारण, अव्ययी भाव समास का अधिकार है जहां तक, वहां उसके अंतर्गत होने से इसे अव्ययी भाव कहा जाता है। जैसे उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम इत्यादि। यहाँ उन्मत्त गंगम क्या है, उन्मत्ता गंगा यस्मिन सदेशः उन्मत्त गंगम, ऐसा विग्रह होता है। ऐसा विग्रह होने से बहुब्रीहि की तरह अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं होती। तथापि अव्ययी भाव समास अधिकार के अंतर्गत होने से उसे अव्ययी भाव ही कहा जाता है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष समासः तृतीयः, तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, कर्मधारय भेदो द्विगुः। तत्पुरुष सूत्र के, तत्पुरुषः सूत्र है जो, उसके अधिकार में विहित जो समास हैं उनको तत्पुरुष समास कहा जाता है। द्वितीया विभक्त्यंत से लेकर के सप्तमी विभक्त्यंत तक जिस जिस विभक्त्यंत का उत्तर पद के साथ समास का विधान किया जाता है वह तत्पुरुष समास उसी विभक्ति के नाम से व्यवहृत होता है। जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष इत्यादि। जैसे कष्टं श्रितः, कष्टश्रितः, यहाँ द्वितीया तत्पुरुष समास कहा जाएगा। हरिणा त्राता, हरित्राता, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास होगा। भूताय बलि, भूत बलि, यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। चोराद भयम, चोर भयम, यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा। राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। इस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रायः प्रधानता होती है। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः प्रायेण। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब इस षष्ठी तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो पुरुषः है इसके अर्थ की ही प्रधानता है। अब यदि हम कहेंगे कि राजपुरुषम आने, राजपुरुष को ले आओ, तो जो राज संबंधी पुरुष है उसका ही आनयन क्रिया में अन्वय होगा, राजा का नहीं होगा।
वह तो केवल पुरुष को विशिष्ट करेगा, केवल पुरुष को ही विशिष्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्तर पद की प्रधानता। पुनः देख लीजिए, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें उत्तर पद जो पुरुषा है उसके अर्थ की ही प्रधानता है। यदि हम कहें कि राजपुरुषम आनय, राजपुरुष को लाओ, तो राजपुरुष जो राज संबंधी पुरुष का ही आनयन क्रिया में अन्वय होगा, जो आनयन क्रिया है उससे अन्वय होगा पुरुष का। राज, और पुरुष कैसा है, राज संबंधी पुरुष, राजा का अन्वय नहीं होगा, वह केवल पुरुष को विशिष्ट करता है, उसकी विशेषता बताता है। अब तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय समास। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, समानाधिकरणः तत्पुरुषः। जब तत्पुरुष समास में दोनों पदों का वाच्य एक ही हो, अथवा जिन दो पदों के वाच्य का अधिकरण एक समान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, नीला कमल, नील भी का भी अधिकरण वही है और उत्पल का भी अधिकरण वही है, नीलोत्पलम, समान अर्थ, एक ही वाच्य है दोनों का। इस कर्मधारय समास में जब कर्मधारय का फिर भेद होता है, कर्मधारय भेदो द्विगु। कर्मधारय समास में जब पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो उसे संख्या पूर्वो द्विगु, इस सूत्र से द्विगु समास कहते हैं। वह कर्मधारय के भेद के रूप में जाना जाता है। जैसे पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम, त्रिफला, त्रिलोकी, ये भी इसके उदाहरण है। यहाँ भी प्रायण पद आया है, प्रायण पद आया है ना, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष समासः तृतीयः, तत्पुरुष भेदः कर्मधारय भेदो द्विगु, तो प्रायण सब में लगेगा। प्रायण इसलिए कहा है कि कहीं कहीं इससे विपरीत भी प्राप्त हो सकता है। जैसे मालाम अतिक्रांतः अतिमाला, यहाँ माला यद्यपि उत्तर पद है अतिमाला में, तथापि इसके अर्थ का प्राधान्य नहीं है, पूर्व पद के अर्थ की ही प्रधानता है। इसी प्रकार अर्ध पिप्पली, पूर्वकाया, निष्कौशाम्बी इत्यादि में भी उत्तर पदार्थ की प्रधानता नहीं है, तथापि तत्पुरुष समास यहाँ है। अब केवल अव्ययी, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय द्विगु, इनके अनंतर क्रम है बहुव्रीहि का। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि चतुर्थः, अन्य पदार्थ प्रधान चौथा समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास शेषो बहुव्रीहि, समास शेषो बहुव्रीहि, इसके अधिकार में जिस समास का विधान कहा जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में समस्यमान पदों से भिन्न तत्संबद्ध किसी अन्य पद के अर्थ की ही प्रायः प्रधानता होती है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, पीले वस्त्र हैं, पीला अंबर है जिसका, वह पीतांबर अर्थात श्री कृष्ण आदि। यहाँ पीत और अंबर पदों से भिन्न अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है, इसलिए अन्य पदार्थ प्रधानता वाला यह बहुव्रीहि है। समस्यमान पद उस अन्य पद के केवल विशेषण बनकर रह गए हैं, अतएव कहा भी गया है सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में सब पद उपसर्जन को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात गौण होते हैं। जो पद होते हैं, क्योंकि प्रधानता उपसर्जन का अर्थात गौण, और यहाँ गौण क्यों हैं दोनों पद, क्योंकि प्रधानता किसी अन्य पदार्थ की। तो अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि।
प्रायण यहां भी कहा गया है, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि चतुर्था। तो प्रायण इस पद का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि द्वित्राह इत्यादि समासों का ग्रहण भी बहुब्रीहि में हो जाएगा, जबकि द्वौ वा त्रयो वा इस तरह का विग्रह होने से यहाँ उभय पदार्थ प्रधान है, इसीलिए यहाँ प्रायण पद का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। उभय पदार्थ जहां प्रधान होते हैं वहां प्रायः द्वंद्व समास होता है, जो पांचवा प्रकार है। चा के अर्थ में, अब चा का अर्थ क्या है? समाहार तथा इतरेतर योग। चार्थे द्वंद्व सूत्र द्वारा द्वंद्व समास का विधान किया जाता है। द्वंद्व में दोनों या दो से अधिक सब पदों के अर्थ की प्रायः प्रधानता होती है, जैसे हरिश्च हरश्च हरिहरौ। यहाँ दोनों पदों के अर्थों का प्राधान्य होने से क्रिया में दोनों का ही अन्वय होता है। यहाँ भी लक्षण में प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्योंकि इस प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इतरेतर दो द्वंद्व योग में ही सभी पदार्थों की प्रधानता होती है। समाहार द्वंद्व में तो समाहार की प्रधानता होती है। यहाँ जो प्रायण शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए किया गया है क्योंकि इतरेतर योग द्वंद्व में ही सभी पदार्थ प्रधान होते हैं। समाहार द्वंद्व में जो समाहार है उसकी प्रधानता होती है, समूह की प्रधानता होती है। यथा दंताश्च ओष्ठौ च दंतोष्ठम। तो यहाँ क्या हुआ? दांतों का और होठों का समाहार। तो जो भी समास यहाँ पर आपने ये 5 देखे हैं उनमें कुछ न कुछ अपवाद या वैपरीत्य दृष्टिगत होता है, और एक समास में किसी दूसरे समास के लक्षण की प्रतीति होती है। इसलिए सभी लक्षणों में प्रायेण प्रायः ऐसा कह दिया गया है। आपने पढ़ा है कि ये जो समसनम समासा है या संक्षेपीकरण, जहाँ 2 से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है, उसको समास कहा जाता है, समास वृत्ति कहा जाता है। ये जो वृत्ति होती है वह पद संबंधी विधि है। समास वृत्ति है, समास वृत्ति है। जो समसन होता है, संक्षेपीकरण होता है, 2 पदों को मिलाकर एक पद बना देना, यह समास वृत्ति है। और यह जो समास वृत्ति है यह क्या है? यह पद संबंधी विधि है। और यह पद संबंधी विधि क्या होती है? सब जगह नहीं होती, यह समर्थाश्रित होती है। पद संबंधी विधि समर्थाश्रित होती है। तो कैसे समर्थाश्रित होती है? तो उसका सूत्र है समर्थः पद विधि। इसकी समर्था पद विधि सूत्र की जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में कही गई है वह है पद संबंधी यो विधि समर्थाश्रितो बोध्य। अर्थात पद विधि या पद संबंधी जो कार्य है, पदों से संबंध रखने वाला जो कार्य है, वह क्या होता है? समर्थाश्रितो बोध्य। समर्थ पदों के आश्रित जानना चाहिए, समर्थ पदों के आश्रित होता है। समर्था पद विधि सूत्र में 2 पद हैं, द्विपदात्मक सूत्र है। एक है समर्था और दूसरा है पद विधि। तो विधि कहते हैं विधीयते इति विधि, जिसका अभिप्राय है कार्यम। विधि का क्या अर्थ है? कार्यम। विपूर्वक दुधाई धारण पोषणयोः धातु से कर्म में उपसर्गे गोह की सूत्र द्वारा की, इसमें ई शेष बचेगा, प्रत्यय लगाकर आकार का लोप करने पर विधि शब्द निष्पन्न होता है। विधान किए गए कार्य को विधि कहते हैं। अब पदों की जो विधि है वह पद विधि है। पदानाम विधि पद विधि। यहां संबंध षष्ठी तत्पुरुष समास है।
और समर्था पद विधि में समर्थ पद जो है, यहाँ समर्थ पद का जो अर्थ है समर्थाश्रिता, ये लाक्षणिक है, लक्षणा से आया है, साक्षात वाच्यार्थ नहीं। वृत्ति में जो समर्थाश्रितो बोध्या कहा गया है, तो यहाँ पर समर्था का जो अर्थ है इस पद का, वो समर्थाश्रिता या लाक्षणिक अर्थ। तो पद विधि अर्थात पदों से संबंध रखने वाला कार्य समर्थाश्रित होता है। समर्था समर्थ पदों के आश्रित होता है। यह एक परिभाषा सूत्र है समर्था पद विधि। अतः इस प्रस्तुत परिभाषा के कारण संपूर्ण अष्टाध्यायी में जहां कहीं पद संबंधी कार्य कहा जाएगा, पद संबंधी जहां कहीं भी कार्य कहा जाएगा, वह कार्य समर्थ पदों के आश्रय पर ही होगा, असमर्थ पदों के आश्रय पर नहीं हो सकता। ये समर्थता कैसे होगी? आकांक्षा आदि के वसात परस्पर संबद्धार्थ होना ही पदों का सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है? आकांक्षा आदि के कारण जब जो शब्दों का परस्पर संबंधित होना, संबद्धार्थ होना, यही पदों की सामर्थ्य है। समास पद संबंधी विधि या कार्य है, और ये जो पद संबंधी कार्य है यह समर्थ पदों के द्वारा ही संभव। समास पद संबंधी विधि है क्योंकि इसमें एक सुबंध का दूसरे सुबंध के साथ योजन होता है। अतः जो प्रकृत परिभाषा है समर्था पद विधि, इसके द्वारा यह समास समर्थ पदों के आश्रित होगा, असमर्थ पदों के नहीं। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राजा का सेवक, यहाँ राज्ञः और पुरुषः यह दोनों ही पद समर्थ हैं। इन दोनों में स्वस्वामी भाव संबंध से परस्पर संबद्ध हैं। अतः यहाँ समास हो सकता है क्योंकि यहाँ पद विधि जो है वो समर्थाश्रित है और ये दोनों समर्थ हैं, इसलिए यहाँ समास होकर राजपुरुष ऐसा समस्त रूप बन जाता है। किंतु दूसरा मान लिया, देखिए, भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य, स्त्री राजा की है, भार्या राज्ञः, और पुरुष देवदत्त का है। यहाँ जो राज्ञः और पुरुषः का समास नहीं होता है। क्या कारण है? दोनों पद परस्पर निरपेक्ष होने से असमर्थ हैं। इनमें कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं है पारस्परिक। राज्ञा का संबंध भार्या के साथ है, न कि पुरुष के साथ, एवं पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ है, देवदत्तस्य के साथ है, न कि राज्ञा के साथ। तो इसी प्रकार पश्यति कृष्णम श्रितो देवदत्तो गुरुकुलम, यहाँ पर कृष्णम श्रित में समास नहीं होता। वस्त्रम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, यहाँ उपगोर अपत्यम में तस्यापत्यम द्वारा तद्धित अण प्रत्यय न होने से औपगवा नहीं बनता। यहां यह ध्यान देने की बात है कि तद्धित की उत्पत्ति भी प्रायः सुबंत से ही होती है। अतः तद्धित विधि भी पद विधि ही है। अब जैसा कि बताया गया है, समर्थ पद समर्थाश्रित में लाक्षणिक, उसके अनुसार जिनमें सामर्थ्य हो उनमें ही पद विधि होती है। जिन पदों में सामर्थ्य होगी उनमें ही पद विधि होती है। तो असामर्थ्य भी दो प्रकार की होती है। जो सामर्थ्य है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और दूसरा होता है एकार्थी भाव सामर्थ्य। वाक्य में व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है क्योंकि इसमें पद परस्पर अपेक्षा रखा करते हैं, पदों की परस्पर आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है। परंतु समास में एकार्थी भाव, सभी पदों का मिलकर एक अर्थ को कहने को एकार्थी भाव कहते हैं। तो समास में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है। ये दोनों का अंतर है। वाक्य में पदों की व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य होती है क्योंकि वाक्य में पद परस्पर अपेक्षा रखा करते हैं। समास में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है क्योंकि वहां सभी पदों को मिलकर एक अर्थ को कहना होता है। संबद्धार्थकों का जब एकार्थी भाव हो जाता है तो पुनः उस एकार्थी भूत अर्थ में पृथक पृथक विशेषणों का योग नहीं हो पाता। जब संबद्ध अर्थ के जो शब्द हैं, पद हैं, उनका जब एकार्थी भाव हो जाता है तो पुनः उस एकार्थी भूत जो अर्थ है उसमें पृथक पृथक विशेषणों का योग तत्त पदों के संदर्भ में नहीं हो पाता। यही कारण है कि एकार्थी भूत हुए राजपुरुषः में राज्ञः अंश के साथ रिद्धस्य आदि विशेषणों का योग होकर रिद्धस्य राजपुरुषः इत्यादि प्रयोग नहीं होते। महाभाष्य में भी कहा गया है
सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न। जो सविशेषण होते हैं उनकी वृत्ति नहीं है, और जो जो जिनकी वृत्ति है उनमें विशेषण योग पृथक से नहीं हो सकता। अब अन्य एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह समर्थ परिभाषा केवल पदविधि के लिए ही है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जो समर्था पद विधि है, तो जो समर्थ परिभाषा जो है वो केवल पद विधि के लिए ही है, पद के लिए ही है। वर्ण विधि आदि में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए तिष्ठतु दध्यानय तक्रम, इस वाक्य में यहाँ दधि और आना इन परस्पर निरपेक्ष पदों में इको यणसी द्वारा यण संधि प्रवर्तित हो जाती है। ठीक, तो समर्था पद विधि, इस सूत्र से अभिप्राय समझा गया कि चूंकि ये जो समास वृत्ति है, वृत्ति जो होती है वह पदविधि है, और पदविधि क्या होती है? समर्थ पदों के ही आश्रित होती है, असमर्थ पदों के आश्रित नहीं होती है। पद संबंधी यो विधि से समर्थाश्रितो बोध्य। समर्था पद विधि, इस परिभाषा सूत्र से हमने ये समझा। और फिर यह भी हुआ कि जो इसमें विपेक्षा भाव सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य भी जो है वो विपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। एकार्थी भाव सामर्थ्य समास के प्रकरण में होता है, और समास के प्रकरण में एकार्थी भाव सामर्थ्य होने के कारण जो है पृथक पृथक विशेषणों का योग उसमें उस एकार्थी भूत अर्थ में नहीं हो सकता है। महाभाष्य का वचन भी है, सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न। इसके अतिरिक्त ये जो समर्थ परिभाषा है वह केवल पद विधि के लिए ही है, वह वर्ण विधि में प्रवृत्त नहीं होती। इसी प्रकार अन्य सूत्र है प्राक कडारात समासः। प्राक कडारात समासः। अब कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते, अर्थात कडाराः कर्मधारये इस सूत्र से प्राक पहले समास इत्यधिक्रियते, समास का अधिकार होता है। प्राक कडारात समासा, इसमें तीन पद हैं, एक है प्राक, दूसरा है कडारात और तीसरा है समासा। ये तीन पद हैं। ये अधिकार सूत्र है, कहां से कहां तक लागू होगा ये बताता है। प्राक एक अव्यय पद है, कडारात पंचमी का एक वचन तथा सूत्र की अवधि को दर्शाता है, और समासा यह प्रथमांत है। इस सूत्र का अधिकार कडाराह कर्मधारय सूत्र से पूर्व तक होता है। कडार शब्द से कडाराह कर्मधारय सूत्र के आद्य अंश का अनुकरण किया गया। तो ये सूत्रार्थ क्या होता है? कडारात प्राक कडाराह कर्मधारय सूत्र से पहले समासा, समास अधिकृत किया जाता है। क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि अष्टाध्यायी में इस प्रस्तुत सूत्र से लेकर कडाराह कर्मधारय सूत्र के पूर्व तक समास का विधान किया जाएगा। अर्थात प्राक कडारात समासा सूत्र से लेकर के कडाराह कर्मधारय सूत्र के पहले तक समास का विधान किया जाएगा अष्टाध्यायी। अब यहां पर एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि इस सूत्र में प्राक पद की आवृत्ति कर ली जाती है। इस आवृत्ति से क्या होता है? इस आवृत्ति से होता यह है कि कडाराह कर्मधारय सूत्र से प्राक पहले समास संज्ञा करने पर भी किए जा रहे जो विधान हैं उन विधान में अव्ययी भाव, तत्पुरुष आदि अन्य संज्ञा का समावेश भी हो जाएगा प्राक पद की आवृत्ति कर लेने से, जिससे कडाराह कर्मधारय से पूर्व समास सामान्य संज्ञा को प्राप्त होता हुआ जो कार्य है वह अव्ययी भाव आदि विशेष संज्ञा को भी प्राप्त कर लेगा। अर्थात यहाँ संज्ञा द्वय का समावेश इस अधिकार में होगा। फिर सूत्र है पुनश्च सह सुपा, यह सूत्र की वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में की गई है। सुपा सह वा समस्यते,
समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। अर्थ है इसका, सुप अर्थात सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुप सुपा सहवा समस्यते। अब इसमें सह सुपा में द्विपदात्मक यह समास विधायक सूत्र है। इसमें सुबान मंत्रिते परांग वत्स्वरे इस सूत्र से सुप पद की अनुवृत्ति की जाती है और प्राक कडारात समासा सूत्र से समास पद की अनुवृत्ति की जाती है। अब सुप जो है वो एक वचनांत है, इससे सुबंत का ग्रहण किया जाता है। यह ग्रहण कैसे किया जाता है? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्या, इस परिभाषा से होता है। अब क्योंकि सुप प्रत्यय का स्वरूप है इसलिए तदंत ग्रहण होता है। जहां प्रत्यय का ग्रहण किया हो वहां प्रत्ययांत का ग्रहण किया जाए, ऐसा यह परिभाषार्थ है। इसी प्रकार सुपा ये तृतीयांत है, इससे अर्थ होगा सुबंतेन। इस प्रकार से पूर्ण सूत्रार्थ यह फलित होगा, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। जैसे सुबंत राज्ञः का सुबंत पुरुषा के साथ समास होने पर राजपुरुषा बनता है। तो यहाँ जो राजन शब्द का सच्छन्त्य है राज्ञः, उसकी षष्ठी कहाँ और कैसे लिप्त हुई? भाई राज्ञः पुरुषा है तो समास होने पर राजपुरुषा क्यों हुआ? क्योंकि राज्ञः जो है वो राजन का षष्ठ्यंत रूप है। आपने समास कर दिया तो राजपुरुषा कर दिया, तो राज्ञः में जो ये षष्ठ्यंत राज्ञः प्रयोग था इसकी षष्ठी कहाँ चली गई? इसका इस जिज्ञासा का शमन करते ग्रंथकार कहते हैं, समासत्वात् प्रातिपदिकेन सुपो लुक। अर्थात समासत्वात् समास संज्ञा होने पर, क्योंकि आपने देखा था ना सुप सुपा सहवा समस्यते और पीछे समास का अधिकार भी यहां आ गया, तो क्या हुआ? समास संज्ञा होने पर समासत्वात् समास संज्ञा हो जाने के कारण अब समास की कृत तद्धित समासास इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। जैसे ही समास संज्ञा हुई तो समास को क्या होता है? कृत तद्धित समासास ये सूत्र है, इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से सुप विभक्ति का लुक होता है। जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से सुप विभक्ति का लुक होता है। आप जानते हैं समास एक वृत्ति है, तो वृत्ति क्या होती है यह समझ लेना चाहिए। वृत्ति कहते हैं प्रार्थाभिधानम वृत्ति। इसको थोड़ा सा सहसुपा एक बार स्पष्ट हो गया है आपको, मुझे लगता है, फिर से देख लीजिए। सुबंत का सुबंत से ही समास होता है, यह सहसुपा सूत्र से स्पष्ट होता है। सहसुपा सूत्र में 2 पद हैं और इसमें अनुवृत्ति आती है सुबान मंत्रिते परांग वत्सरे, इस सूत्र से सुप पद की अनुवृत्ति कर लेते हैं और प्राक कडारात समासा से समास पद की अनुवृत्ति कर लेते हैं। तो फिर क्या बना? सुप सुपासा व समस्यते। और ये जो सुप, ये जो ग्रहण है, सुप एक वचनांत है और सुप एक वचनांत से क्या हुआ? सुबंत का ग्रहण किया गया है। यह ग्रहण प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम या प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य इस परिभाषा से होता है, क्योंकि सुप प्रत्यय का स्वरूप है और जहां प्रत्यय का ग्रहण किया गया हो वहां प्रत्ययांत का ग्रहण किया जाए, ऐसा यह परिभाषा बताया जाता है। इसी प्रकार सुपा तृतीयांत है, उससे सुबंतेन ऐसा अर्थ होगा। और इस प्रकार सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, यह इस सूत्र से ज्ञात होता है।
राज्ञा का सुबंत है, पुरुषा के सुबंत के साथ समास होने पर राजपुरुष बनता है। और राज्ञा की जो षष्ठी है वह कहाँ जाती है, इसका समाधान समासत्वाद प्रातिपदिकेन सुबोलुक, ये कह करके किया गया है कि समास, और इसको स्पष्ट इस तरीके से समझ सकते हैं कि समास संज्ञा होने पर प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो जाती है समास की, कृत तद्धित समासार्थ सूत्र से, और फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुप विभक्ति का लुक होता है। इसलिए राजपुरुषा में राज्ञा का जो सप्तमी था वो उसका लुक हो गया। अब वृत्ति की बात करते हैं, क्योंकि समास एक वृत्ति है। तो वृत्ति का जो स्वरूप है वो क्या है, परार्थाभिधानम वृत्ति। परार्थ कहते हैं पर अर्थ को, दूसरे अर्थ का अभिधान, कथन, बोध कराना, बोधन, यह वृत्ति है। परार्थाभिधानम वृत्ति, पर अर्थ का बोधन, अभिधान वृत्ति है। परार्थ के बोधन कराने को वृत्ति कहा जाता है। प्रत्यय अथवा अन्य पद को साथ लेकर जो विशिष्ट अर्थ प्रतीत हुआ करता है उसे परार्थ कहते हैं। किसी प्रत्यय को लेने के कारण या किसी अन्य पद को साथ लेने के कारण जो विशिष्ट अर्थ प्रतीत होता है उसे परार्थ कहते हैं। वृत्ति से इसी परार्थ का बोध हुआ करता है, इसीलिए यह परार्थाभिधान करने वाली वृत्ति होती है, यह कहा जाता है। वृत्ति 5 प्रकार की होती है। वृत्ति के भेद जो हैं 5 प्रकार। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तया, अर्थात कृत, तद्धित, समास, एक शेष तथा सनाद्यंत धातु रूप, ये 5 वृत्तियां होती हैं। कृत से तात्पर्य कृत प्रत्यय है जिसका विवेचन कृदंत प्रकरण में किया जाता है। तद्धित से तात्पर्य तद्धित प्रत्यय है जिसका विवेचन तद्धित प्रकरणों में किया जाता है। समास तथा एक शेष जो है वो वर्तमान प्रसंग में यहाँ आपके लिए उपयोगी है, इस कृत प्रकरण में उनका विवरण होगा। और सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति से तात्पर्य निर्ण्यंत, सन्नंत, नाम धातु आदि क्रियाओं से है जिनका विवेचन उन संबंधित प्रकरणों में किया जाता है। और इस वृत्ति के कार्य हैं सन, क्यच, काम्यच आदि प्रत्यय। इसी प्रकार विग्रह वाक्य किसको कहते हैं ये भी समास के प्रकरण में समझना चाहिए। विग्रह किसको कहते हैं, विग्रह वाक्य क्या है? वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहा जाता है। वृत्ति के अर्थ का ज्ञान कराने वाले वाक्य को विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपुरुषा यह समास वृत्ति है, 5 जो वृत्तियां बताई गई उनमें इसके अर्थ की प्रतीति राज्ञा पुरुषा इस वाक्य द्वारा होती है। राजपुरुषा इस समास वृत्ति की फिर से एक बार देख लीजिए। वृत्ति किसको कहते हैं? परार्थाभिधानम वृत्ति, पर अर्थ का जो बोधन है वह ही वृत्ति है, बोध कराना ही वृत्ति है। और ये परार्थ कैसे होता है? प्रत्यय अथवा अन्य पद के साथ लेकर जो विशिष्ट अर्थ प्रतीत हुआ करता है उसे परार्थ कहते हैं। वृत्ति से इसी परार्थ का बोध होता है। वृत्तियां होती हैं 5। कृत, तद्धित, समास, एक शेष, सनाद्यंत धातु। अब जो वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य होता है उसको विग्रह कहते हैं। वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्य विग्रह, वृत्ति के अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो वाक्य है उसको विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपुरुषा यह समास वृत्ति है। अब इसके अर्थ के अवबोधक वाक्य को, वृत्त्यर्थ के अवबोधक वाक्य को राज्ञा पुरुषा, इसको, इससे व्यक्ति के अर्थ का अवबोधन होता है, इसलिए राज्ञा पुरुषा इस वाक्य द्वारा वृत्ति की प्रतीति होती है, अतः इसका नाम विग्रह है। अब विग्रह पुनः 2 प्रकार का होता है। सच लौकिको अलौकिकश्च इति द्विविधा, लौकिक और अलौकिक भेद से 2 प्रकार का विग्रह होता है। लौकिक विग्रह वह होता है जिसका लोक में प्रयोग किया जाता है।
उसे लौकिक कहा जाता है। जैसे राजपुरुषः का राज्ञः पुरुषः, यह लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह वह है जिसका लोक में प्रयोग नहीं होता, उसे अलौकिक विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपुरुष का आप जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो राजन ये है प्रातिपदिक, फिर उसके साथ गस यह प्रत्यय है, फिर पुरुष यह प्रातिपदिक है, फिर सुख यह प्रत्यय है। यह इस तरीके से जब इसको प्रकट करते हैं तो ये अलौकिक। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भूतपूर्व, पूर्वम भूता, यह उसका भूतपूर्व का लौकिक विग्रह है। और पूर्व अम भूत सु, यह अलौकिक विग्रह है। इस विग्रह में सुप सुपा सूत्र से सुबंत पूर्व का भूता इस सुबंत के साथ समास हो जाने पर कृत तद्धित समास शास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर, समास होने पर सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप विभक्ति जो अम है पूर्व के पहले जो, और उधर सु है, उसका लूप होकर पूर्वभूत रूप बन जाने पर, पूर्वम भूता है ना, तो पूर्वभूत रूप बन जाने पर भूत पूर्वे चरट इस सूत्र के निर्देश से भूत शब्द के पूर्व निपात हो जाने पर भूत पूर्व प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय करेंगे तो भूत पूर्व रूप बनेगा। स्पष्ट है। अब एक वार्तिक है, इवेन समासो विभक्त्य लोपस्य। इसकी वृत्ति है सुप इवेन सह समस्यते समासावयव विभक्तेर लोपस्य भवति। सुबंत का इव अव्यय के साथ समास होता है, परंतु समासावयव विभक्ति का लोप नहीं होता। इसमें पद कौन कौन से हैं यहाँ देख लीजिए। इवेन, समासः, विभक्ति लोपः च, ये चतुष्पद पदात्मक सूत्र है, 4 पद हैं इस सूत्र में। और इस वार्तिक में सुबान मित्रे परांग वत्सरे सूत्र से सुप की अनुवृत्ति होती, जैसे पहले हुई थी पूर्व सूत्रों में। तो इसका अर्थ होता है इव इवेन, अर्थात इव इस अव्यय पद के साथ सुप अर्थात सुबंत का प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, समस्यते सुप इवेन सह समस्यते, सुबंत का समास होता है। और क्या होता है, समासावयव विभक्ते है अलोपस्य भवति, और समासावयव विभक्ति का लोप नहीं होता है। उदाहरण इसका बहुत प्रसिद्ध है, वागर्था विव। अब इसका लौकिक विग्रह है वागर्थौ इव। अलौकिक विग्रह है वागर्थ औ इव। इसमें प्रकृत वार्तिक से इव के साथ वागर्थौ इस सुबंत का समास हो जाता है। समास होने पर इवेन सह इवेन समासो विभक्ति लोपस्य, इस सूत्र से वागर्थौ के साथ, इस वार्तिक के साथ, वार्तिक इव के साथ वागर्थौ इस सुबंत का समास हुआ। समास हो जाने पर कृत तद्धित समासास से समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप प्राप्त हो गया, लुक हो। उसका इसी वार्तिकांश से विभक्ति लोपस्य से, जो वार्तिकांश में विभक्ति लोपस्य से निषेध करने पर वागर्थौ इव की स्थिति में जो अव के स्थान पर आव आदेश होकर, लोप नहीं हुआ, जो अव है उसके स्थान पर संधि में आव आदेश होकर वागर्थ आव इव अर्थात वागर्थाविव सिद्ध होता है। इसको फिर से देख लीजिए।
इवेन समासो विभक्ति लोपस्य वार्तिक। यहाँ दो बातों पर ध्यान दीजिए कि सुबंत का इव के साथ समास होता है, सुबंत का इव के साथ समास होता है, ये एक बात हो गई। और दूसरी चीज क्या हो गई कि जो समासावयव विभक्ति होती है उसका लोप नहीं होता। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। वागर्था विव में जो इसका वागर्थौ इव, ये लौकिक विग्रह हुआ। वागर्थ औ और उसके साथ इव, यह अलौकिक विग्रह हुआ। सु औजस औ। अब प्रकृत वार्तिक में इव के साथ वागर्थौ इस सुबंत का समास हो गया। समास होने पर प्रकथित समास से समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुको धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो गया, लोप प्राप्त हुआ। इस वार्तिक के द्वारा, इस वार्तिक के पहले पूर्वार्ध जो है उससे समास हुआ और उत्तरार्ध जो है विभक्ति लोपस्य जो है वार्तिकांश है उससे निषेध हो गया। इसका निषेध हो गया, लोप का निषेध हो गया। तो अब क्या स्थिति बनी? वागर्थौ और प्लस इव, यह स्थिति हो गई, यानी वागर्थ औ इव। तो औ के स्थान पर फिर आवह आदेश हो गया और फिर वागर्थ आव इव, ये वागर्थाविव इस प्रकार से बन गया। ये केवल समास प्रकरण के जो सूत्र थे वो आपने देखे यहाँ। इसी प्रकार एक दूसरा अव्ययी भावा सूत्र है। अव्ययी भावा सूत्र है जिसमें कहा गया है कि इसकी वृत्ति में कहा गया है कि अधिकारोयम प्राक तत्पुरुषात्, यह अधिकार सूत्र है, अधिकारोयम, और इसका अधिकार यहां से लेकर के तत्पुरुषा सूत्र से पूर्व तक है। अव्ययी भावा तो एक पदात्मक ही है, एक ही पद है इसमें अव्ययी भावा। अधिकार सूत्र है और यह तत्पुरुष सूत्र से पहले के सूत्र तक जो भी समास विधान किए जाएंगे वहां इसका अव्ययी भावा का अधिकार रहेगा। और उसकी समास के साथ साथ समास संज्ञा तो सामान्य संज्ञा होगी ही, अव्ययी भाव संज्ञा भी हो जाएगी प्राक कटारात समासा के साथ। अब अन्य सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र की वृत्ति क्या है? विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा। इसका अर्थ क्या होगा कि विभक्त्यर्थादि में जो परिगणित है सूत्र में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव इत्यादि है वचनेषु साकल्यान्त वचनेषु में, तो अव्यय विभक्ति अर्थादि में इन सब में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। प्रायः नित्य समास का अविग्रह अथवा अस्वपद विग्रह होता है। नित्य समास का क्या होता है? या तो अविग्रह होता है या अस्वपद विग्रह होता है। अविग्रह का अर्थ है जिसका लौकिक विग्रह न कहा जा सके, और अस्वपद विग्रह का अभिप्राय है कि जिसका जो समस्यमान पदों से भिन्न पदों से लौकिक विग्रह दर्शाया जाए। तो पदच्छेद इसमें यह द्विपदात्मक विधि सूत्र है जिसमें अव्ययम यह एक पद है और विधि विभक्ति समीप इत्यादि जो वचनेषु तक यह एक दूसरा पद है पूरा लंबा। यहाँ सुबान मंत्रिते परांग वत्सरे से सुप का की जो है अनुवृत्ति हो गई है और समर्था पद विधि से समर्थ पद की अनुवृत्ति हो गई।
तो और जिसका तृतीयांततया विभक्ति विपरिणाम करके समर्थन कर दिया जाता है समर्थापद विधि से। जो समर्थापद विधि से समर्थ पद की अनुवृत्ति होती है उसका तृतीयांततया विभक्ति विपरिणाम करके समर्थन कर दिया जाता है। तो सूत्रार्थ कैसे बनेगा? विभक्ति, समीप, समृद्धि, समृद्धि कहते हैं सम्यक वृद्धि को, वृद्धि के अधिक, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, अर्थाभाव कर तो वस्तु का अभाव, अर्थ वस्तु का अभाव, अत्यय अर्थात नष्ट होना, अतीत होना, गुजर जाना, असंप्रति, युक्त न होना, उचित होना, असंप्रति मतलब अब वो युक्त नहीं है, अब उचित नहीं है, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की प्रकाशता व प्रसिद्धि, पश्चात, यथा, यथा योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, आनुपूर्व क्रमानुसार क्रमशः, योगपद्य एक साथ होना, सादृश्य सदृश और संपत्ति, अनुरूप आत्मभाव, साकल्य संपूर्णता और अंत अर्थात समाप्ति। इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है और वह समास अव्ययी भाव संज्ञक होता है। इस समास में विकल्प नहीं कहा गया है, अतः यह नित्य समास। जैसे विभक्ति अर्थ का उदाहरण ले लीजिए, हरौ इति, इस स्वपद विग्रह में हरि, गी, अधि यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में अधिकरण रूप विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय अधि का हरि, गी इस सुबंत के साथ अव्ययम विभक्ति इत्यादि जो सूत्र है जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, इस सूत्र से समास करने पर प्रश्न होता है कि हरि, गी, अधि इस अवस्था में किस पद को पूर्व में रखा जाए। तो इसके लिए एक सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम, अर्थात समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्ज संगनम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्र में समास विधायक सूत्रों में जो प्रथमा निर्दिष्ट प्रथमा विभक्ति से जिस पद का निर्देश किया जाता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम, और समास में जिसकी उपसर्जन संज्ञा की है उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे हरि, गी, अधि में अधि उपसर्जन संज्ञक है, अतः प्रकृत सूत्र में उसका प्रयोग पहले होगा, तब स्थिति होगी अधि, हरि, घी, यह स्थिति तब प्राप्त होगी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यहाँ प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम यह त्रिपदात्मक सूत्र है, 3 पद हैं इसमें। समासे पद से समास शास्त्र अर्थात समास विधायक सूत्र का ग्रहण किया जाता है, और यदि समासे पद को यथाश्रुत मान लिया जाए तो समास में प्रथमा विभक्त्यंत है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। जो समास में प्रथमा विभक्त्यंत है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, जैसे कृष्णम श्रितः इस विग्रह में श्रित पद प्रथमांत श्रूयमाण है तो इसकी उपसर्जन संज्ञा होने पर पूर्व निपात होने लग जाएगा और कृष्णाश्रित या अभीष्ट रूप सिद्ध नहीं होगा। अतः समासे पद से समास विधायक सूत्र ग्रहण करने पर कृष्णश्रित इस विग्रह में समास विधायक सूत्र में द्वितीया श्रितातीत पतित गत्यस्त प्राप्तापन्नैः द्वितीया पद प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, श्रितादि तो तृतीयांत है, अतः समास विधायक सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट की ही उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रस्तुत उदाहरण में समास विधान करने वाले सूत्र अव्ययम विभक्ति इत्यादि में अव्ययम पद प्रथमांत है, अतः प्रकृत सूत्र में यह उपसर्जन संज्ञक होगा। हरिंगी अधि में अधि यह अव्यय है, अतः यह उपसर्जन हुआ।
तो इस प्रकार अधि की उपसर्जन संज्ञा हो जाने पर उसके प्रयोजनीभूत कार्य को बताने के लिए जो उपसर्जनम पूर्वम सूत्र है, इससे अधि पूर्व में प्राप्त